अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैफ 3 का लेक्चर 7 खाली 7 है। अभी 7 ज़ीरो होने में कुछ अरसा बाकी है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा इसके आगे 7 ज़ीरो आ जाएगा। 2 ज़ीरो हो नहीं सकते असल में, ठीक है। फिर ट्रिपल फिगर में हम जाएंगे और फिर सेशन ख़त्म हो जाएगा और रोज़ पढ़ने वाले खुश खुश जा रहे होंगे, और जिन्होंने याशियाँ मारी होंगी, जिन्होंने घर बैठ के भी ऑनलाइन लेक्चर देने में भी नहीं पढ़ा होगा, वो फिर उस वक्त बैठे होंगे कि यार हमसे क्या हुआ, हमने क्या किया। ठीक है, चलें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पहले आपसे भी पूछा गया था, ईद की छुट्टियां कब हो रही हैं? ज़रा कैलेंडर ओपन करना ना। जी जी, मैं वही बताने लगा हूँ। सैटरडे ऑफ है, फ्राइडे को हम आखिरी दिन पढ़ेंगे, और फ्राइडे को सब पढ़ के जाना। टिकट अभी करानी है ना, तो फ्राइडे को टिकट, फ्राइडे की टिकट करवाना। अभी कराओगे हो जाएगी, समझ आई है? हाँ, सैटरडे इज़ ऑफ, सैटरडे इज़ ऑफ, सैटरडे इज़ ऑफ। क्या डेट है सैटरडे को? 29 मार्च। ओके जी, 29 मार्च 2000, 29 मार्च 2025। ठीक है जी, ये ऑफ है पहला। और फिर ये ऑफ आपका चलेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे भी। एक मिनट फिर गिन लें। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 6 दिन की छुट्टी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थर्सडे भी ऑफ होगा जी। हाँ, ये पूरा हफ्ता बन जाता है बेटा, 6 दिन, पूरा हफ्ता ही 6 दिन का ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये डेट क्या बनती है जरा बताओ। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा जी असल में ना आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वापसी की टिकट भी पहुंच के करवा लें। ठीक है, तो फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, अभी अभी तो संडे ऑन नहीं कर रहा मैंने कर देना था। अगर ये दरमियान में होता ना कभी ईद, तो पहला और आखिरी संडे ऑन करके दरमियान में 6 दिन देने थे। बहरहाल हूँ बसों बाहर सी गल। तो ये जनाब आपकी 6 अदद छुट्टियाँ हैं, इंशाल्लाह ये आपको मोर देन इनफ होंगी, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, 2 बहुत दूर वाले हैं ना बेटा, उनको ही तो ये 2 एक्स्ट्रा दी हैं, वरना अगर आप गवर्नमेंट की छुट्टियाँ देखेंगे तो वो 4 को होंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ही छुट्टी। थर्सडे को तो हर जगह ऑन होगा, हर जगह पे थर्सडे मेरे ख्याल से ऑन होगा। और जिन जिन इदारों में थर्सडे, सैटरडे ऑफ नहीं होता, शायद वो सैटरडे भी ऑन रख रहे हो। बहरहाल काफ़ी हैं यार, मुकदियाँ नहीं। घर पे तो 1 घंटे में भी बंदा मिल लेता है, लेकिन 1 साल भी काफ़ी नहीं है। तजर्बा है मेरा, मैं भी आउट स्टेशन का ही था, इस वक्त से गुजरा हूँ। तो अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह बरकत देंगे इन छुट्टियों में। ठीक है, अच्छा जी, इनमें फिर देख लेंगे ना, 2-3 दिन याशी करना, 2-3 दिन पढ़ लेना है जी, कम से कम आते जाते हो तो पढ़ ही सकता है ना बंदा। ओके, क्वेश्चंस की अब तक देखें तो हमारा क्वेश्चन 20 रहता है, लेकिन हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा था जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 कल हमने कर लिया था जी, किया था बिल्कुल। एक मिनट, क्या ऑर्डर बनाया था हमने? 240 से लेकर हम चले थे और हम आए थे 720 तक जी, बिल्कुल ऐसे ही किया था गालिबन जी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मुझे तरतीब से लिखवा ही दें। 310, 390, 460, 690 और 720। अब 2 मामलात आ रहे थे, एक इधर चेक पॉइंट था, एक इधर था। ठीक है ना जी। अब ये जो एरिया है ना, मैंने ये नहीं कहा कि कोई चीज़ चेंज हो रही है टोटल में, मैंने ये कहा था इन 2 एक्टिविटी लेवल्स पे कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। इन 2 एक्टिविटी लेवल्स पे, इस पर भी वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए है, इस पर भी 30 है, इस पर भी फिक्स कॉस्ट जो भी निकली थी 20,000, इस पर भी 20,000। तो ये 2 लेवल्स उठाए जा सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये उठा लिए ना, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई विदाउट डिस्काउंट वाली फुल, और फिक्स कॉस्ट भी आ गई ओरिजिनल वाली विदाउट फिक्स्ड स्टेप कॉस्ट, विदाउट स्टेप। ठीक है ना। अब आपको किसी भी लेवल के ऊपर वो कॉस्ट टोटल निकलवा सकता है। आपने सिर्फ ये देखना है, अगर कोई भी लेवल 350 यूनिट से पीछे पीछे है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए यूज होनी है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,000।
कोई भी लेवल ऐसा जो 700 यूनिट्स से ऊपर है लेकिन 350 से आगे आ गया है, इस रेंज में आ गया है, तो इसके अंदर भी फिक्स कॉस्ट 20 ही रहनी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को चोट लगनी है 10%। और अगर कोई एक्टिविटी लेवल इससे भी आगे चला जाए, 750 से 700 से आगे चला जाए, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आपने यूज़ करनी है डिक्रीज वाली, और फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई वाली यूज़, यानी दोनों चीज़ों में चेंज आ गया होगा। अब मकसद कहने का ये था, आपने ये नहीं ये उठा लिया होता, तो इसको उठाने से क्या होता, इन तीनों लेवल्स पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट ने 27 रुपये होना है। यानी इन तीनों लेवल्स को देखें, समझें, और कुछ है ही नहीं, तो यहां पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों लेवल्स पे कांस्टेंट है पर यूनिट में, और फिक्स कॉस्ट भी इन तीनों लेवल्स पर 20,000 ही है। तो ये तीनों लेवल्स भी उठाकर आप ये फिगर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इससे जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी वो 27 रुपये होगी। अब सवाल में जब इसको यूज करना है तो आपने देखना है कि इस लाइन से ऊपर वाली कोई फिगर होगी तो उस 27 को आपको 30 बना के यूज करना है, और अगर इसके बाद वाली है तो उसमें तो यूज हो ही 27 रहा। ठीक है, समझाया भी था कल वैसे, बाद में क्लियर है। चलें आगे, चलिए। सवारियां पूरी नहीं है वैसे, आजकल पक्के टाइम है ना, टूर पे ने सारियां पूरी नहीं है, कुछ घरों में बैठी हैं, ऑनलाइन सफ़र कर रही हैं। अच्छा जी, परसेंटेजेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, क्योंकि ये भी सारा सीएमए हमारे गले पड़ी ही रहेंगी, क्योंकि सीएमए में मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स जो है वो यही है बस जो आपके सामने है, थोड़ी बहुत ऐसे जो मजीद होगी वो भी आपको सिखा दूंगा। अभी तक क्या लग रहा है, सीएमए मुश्किल है? बेसिक्स ही मुश्किल थी बस, मैं बताऊँ आपको, आगे तो बहुत आसान है, इससे भी आप खुद करेंगे पास पेपर्स, इंशाल्लाह कोई भी पास पेपर कोशिश करेंगे ना छोड़ें। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी कोशिश की, खुद से सवाल बनाए उस्ताद, तो शायद पास पेपर के लेवल का बन जाए, वरना किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी के सवाल उठाकर देखें ना, जो एग्जाम लेवल का सवाल आई कैप का है ना, उसके लेवल के बराबर आता ही नहीं। इसलिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस हमारी जो है, कॉन्सेप्ट सीखते हैं छोटे छोटे सवालों से, उसके बाद जो एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस है वो पास पेपर से हम कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करते हैं, कोई और बॉडी का मुझे सवाल मिले वो भी मैं करवा देता होता हूँ, आपके नोट्स में डाल दिया, नहीं तो टेस्ट जब आता, कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन जो लेवल है ना, लेवल है आई कैप के पेपर का, वो लेवल कहीं और मिलता नहीं है। इसलिए आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस, और उसमें हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, तो पास पेपर्स आप कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल सिर्फ वही है जो आपको पहले दिन बताया था, सेल्फ डिसिप्लिन। रोज आना है तो आना है बस, रोज का काम रोज करना है, 1 घंटा घर पे देना, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा ही मांगा है डेली का, जो कि रमज़ान पैकेज में आजकल आधा घंटा चल रहा है, ठीक है ना, वो भी बल्कि नहीं होता, बहुत कम होमवर्क चल रहा है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा ये आप पे है, आप पौने घंटे में अपना काम कर लें। 1 घंटे में तो एवरेज बच्चा कर लेता है जितना होमवर्क मैं देता हूँ, और वो मेरे जैसा कोई हो सुस्त आदमी तो वो भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर तो कर ही लेगा। तो 1 से 1.5 घंटा रोज़ घर पे देना है, और हफ्ते का एक टेस्ट देना है। टेस्ट स्केड्यूल में देख लेता हूँ, क्योंकि पहला पूरा हफ्ता, दूसरे हफ्ते में जाके कहीं एंड पे बंदा तैयार होता है, किसी टेस्ट के काबिल होता है, क्योंकि अभी तो हम क्या सीख रहे थे, बेसिक्स के अंदर क्या टेस्ट लेना होता है, तो थोड़ा सा सिलेबस जब हो जाता है तो टेस्ट वीकली होता है, फिर कोई वीक मिस नहीं होता टेस्ट का, तो वो मैं देखता हूँ। आज मैं प्लानर देख लेता हूँ, इस वीक में अगर किसी एक आधे का टेस्ट आपका या FAR 1 का देखता हूँ, किसी का हो सका तो ठीक है, कुछ पढ़ लिया हुआ तो। लेकिन जब एक बार टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर वीकली टेस्ट होगा, तो रोज़ का क्लास लेना, रोज़ घर पे क्लास वर्क वाला काम फ़ौरन करके फिर होमवर्क करना, और उसके बाद वीक में एक टेस्ट देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने पेपर पास करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, आखिरी महीने में जो करना होगा वो जब जाओगे तो बता के भेजूंगा रिवीजन कैसे करनी है, तो बस ये आपने इंश्योर करना है। बहुत आसान पेपर है, सबसे आसान यही, सबसे आसानी से पास यही होगा इंशाल्लाह। इसमें मार्जिन बड़ा है पास होने का बच्चे के पास, जो लगा रहेगा हाथ पाँव मारेगा उसको नंबर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेजेस हैं कुछ, कर लेते हैं इनको बैठ के करेंगे काम। अब छोटे छोटे सवाल है ना, यहीं पे कर लेते हैं। हाँ जी, टोटल सेल्स फॉर द ईयर है जी 620 मिलियन, और टोटल कमीशन फॉर द ईयर है 92 मिलियन। आपके नंबर हैं 2 पेपर्स के, जो मार्क्स आए आई कैप के, आपने 3 पेपर रखे हुए थे आपने, आपके तीनों का एग्रीगेट जो आया है वो आया है 170 मार्क्स। मैं बता रहा हूँ ना, आपको तो नहीं आते ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टर्म टेस्ट है ये, मिसाल के तौर पे, या मॉक है ये, ठीक है।
फिर तो आ गए ना मार्क्स। अब आपके 170 नंबर आए 3 पेपरों के और 300 में से ही आए हैं, मुबारक हो। लेकिन मुझे बताओ कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? बचपन से आज तक यही तो करते आए हो, मैट्रिक की परसेंटेज भी ऐसी निकालते हो, एफएससी की भी ऐसी निकालते हो। चलो इतने नंबर नहीं बचे थे, मैं कह रहा ना। तो 170 को आपने क्या किया, डिवाइड किया टोटल मार्क्स से, तो मार्क्स ऑब्टेन जो आ गए एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स, कितने बने भाई आपके मार्क्स? बड़े हैं, 50 से ऊपर तो बड़े, इंशाल्लाह पास। ठीक है, अब ये 57% ही यहाँ पर निकालना है, वो जरा डिफरेंट चीज, मतलब ये परसेंटेज निकालनी। कहता है कमीशन कितना है जी, 92 मिलियन, और ये टोटल कमीशन है, और टोटल सेल्स इस साल की हैं 620 मिलियन। गालिबन इन्होंने सेल्स के साथ कमीशन को जोड़ा था, ठीक है। तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बताओ कि कितने परसेंट सेल का ये कमीशन, कितने परसेंट ऑफ सेल है, कितने परसेंट ऑफ सेल ये कमीशन है। तो क्या करोगे, 92 मिलियन डिवाइडेड बाय, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, 92 डिवाइडेड बाय 620। ये तो पॉइंट में आंसर, ये भी ठीक होता है, लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आता है, 14. यानी कोई हमसे ये पूछ सकता है ना कि पीरियड के एंड पे कि हाँ भाई इस पीरियड में हमने कितने परसेंट कमीशन पे किया, तो हम कहेंगे जी 1 मिनट, हम टोटल कमीशन देखेंगे डिवाइड बाय टोटल सेल्स, हम कहेंगे जी 14.83। को मसला, आसान आसान चीज़ें, चलते रहो। टोटल सेल फॉर द ईयर 320 है, और सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल। ये डिफरेंट तरीके से ना चीज़ें आगे आने वाली होती हैं, ये वही लिखी होती हैं डिफरेंट जो आपके सीएमए में यूज़ हो रही होती। आपको सेलिंग एक्सपेंस निकालना पड़े और उसने परसेंटेज के तौर पे दिया हो, एक बात याद रखना, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो परसेंटेज में गिवन हो तो वो परसेंटेज ऑफ सेल होते हैं, कहे या ना कहे। कह दे कमीशन 5% है, सेल टीम को बोनस दिया हमने 2% है, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जो सेल्स डिपार्टमेंट का हो और एज अ परसेंटेज गिवन हो या पर यूनिट गिवन हो, तो आपने परसेंटेज हो तो लगानी है सेल्स रेवेन्यू पर, और अगर यूनिट्स पर यूनिट गिवन है तो कौन से यूनिट्स पकड़ने हैं, सेल यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं पकड़ने, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है, यहां पे उसने लिख दिया ऑफ सेल, नहीं लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से उसने, मतलब जब बना रहा था मैं लिख दिया मैंने, ठीक है, चलो ये बेसिक्स है ना, लेकिन खैर लिखा ही होता है सवालों में। तो अगर सेलिंग एक्सपेंस 5% ऑफ सेल्स हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, अरे यार इतने आसान सवाल कहाँ से आ गए। तो 320 रुपये तो टोटल सेल्स हैं इसका। तो सर ये सवाल भी अब करवा रहे हैं हम, भाई आगे जाके चीज़ें बस काम आती हैं ना, तो चलो अच्छा है, मेरे जैसा भी तैयार हो जाएगा। आप तो अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। कितना, ₹16 मिलियन, ठीक है जी। तो 16 मिलियन रुपए का आपका सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो मार्कअप मार्जिन है ये आप लोगों ने वैसे पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मार्कअप मार्जिन, अच्छा वो फॉर्मूला कल एक लिखवाया था, वो याद है? पक्की बात है? जरा बताओ फिर बगैर देखे। रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी हो तो कोई ना कोई अमाउंट, पहले तो परसेंटेजेस निकाल लेंगे, परसेंटेजेस में हमारे पास डेटा पूरा हो, कोई एक फिगर गिवन हो तो जो गिवन होगी उसको डिवाइड करेंगे उस गिवन की परसेंटेज से, और जो रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। और ये फार्मूला सिर्फ एक मार्कअप मार्जिन में नहीं, जो कल किया उसमें नहीं, हर जगह इस्तेमाल होगा, आपका बड़ा कीमती फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, फिलहाल मैं पढ़ाने लगा था आपको मार्कअप एंड मार्जिन। तो मार्कअप और मार्जिन, मार्कअप का मतलब है कि प्रॉफिट की परसेंटेज को लिंक किया जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज लिंक्ड विद कॉस्ट, इज लिंक्ड विद कॉस्ट, ठीक है। और मार्जिन का मतलब होता है, अब किसी भी तरह से ये लिखा हो सकता है, ठीक है, ये लिखा हो सकता है प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, या सिर्फ लिखा हो सकता है
प्रॉफिट इज या देयर इज 10% मार्कअप, तो सिर्फ मार्कअप भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट। ठीक है, मार्कअप का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। और मार्जिन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज को लिंक किया गया है, प्रॉफिट परसेंटेज इज लिंक्ड विद सेल। देख लेंगे। वैसे नेट सेल ही होती है। भाई का सवाल था, मैंने रिपीट नहीं किया। हाँ जी, मैं सॉरी, वो भाई ने सवाल पूछा तो उधर ही चला गया। भाई ने एक सवाल पूछा तो मैंने फिलहाल उसको रेलेवेंट नहीं समझा कि जी नेट सेल या ग्रॉस सेल। तो भाई नॉर्मली नेट सेल ही होती है, क्योंकि आप देखें ना आपके पीएनएल में कौन सी सेल जाती है। आप ग्रॉस तो नहीं ना कह सकते, ग्रॉस रिकॉर्ड जरूर होती है, लेकिन जब सेल रिटर्न होती है आप पीरियड एंड पे जाकर उसको नेट कर देते हैं, तो नेट सेल ही हमारा रेवेन्यू है। अच्छा, विद कॉस्ट। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ना आइडियल सिनेरियो, नहीं लिखे हुए मैंने। चलो, आइडियल सिनेरियो क्या हो गया कि जी 10% ऑफ कॉस्ट, 10% अबव कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, या कॉस्ट प्लस 10%। नाउ दिस इज आइडियल सिनेरियो। कॉस्ट 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 लिख रहा है, या सिर्फ लिख दे मार्कअप, तो ये सब केसेस के अंदर क्या है, क्लियरली लिख रहा है कॉस्ट। कभी कभी वैसे ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन हो जाए कभी, लेट से लिखा हो कि देयर इज 10% मार्कअप ऑन सेल। अब क्या करें, मार्कअप लें या सेल लें? अब वो मार्कअप उर्फ़े आम में कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, जब वो ऑन सेल क्लियरली कह दे तो फिर धोखा नहीं खाना। तो आइडियल सिनेरियो ही होगा, लेकिन कभी ऐसा कर दे तो ध्यान। अच्छा, दूसरी तरफ आए, प्रॉफिट परसेंटेज सेल से लिंक्ड होगी। कैसे? हम कहेंगे जी देयर इज 10% प्रॉफिट ऑन सेल, या प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल विच इज 10%। ये तो हो गया आइडियल सिनेरियो। या सिर्फ लिखा हो मार्जिन, 10% मार्जिन। लेकिन अगर कभी वो लिख दे कि प्रॉफिट इज मार्जिन, देयर इज 10% मार्जिन ऑन कॉस्ट, अब क्या करें? फिर धोखा नहीं खाना। असल में ना ये उर्फ़े आम में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे ये भाई ने इस भाई से पूछा, भाई आजकल क्या कर रहे हो? इसने कहा यार मैं जो है ना वो ओलिव ऑयल का काम कर रहा हूँ, मेरे इलाके से निकलता है, मैं वहाँ से वो जब वो निकालता हूँ मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, कैसे मार्जिन्स हैं इस काम में, कैसे मार्जिन्स हैं? अब ये उर्फ़े आम में इस्तेमाल हो जाता है लफ्ज़। अब वो तो उसका मसला है ना कि उसने प्रॉफिट की परसेंटेज को लिंक कैसे किया हुआ है। ठीक है, वैसे ना अभी नहीं, चलो अभी पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक बात बताऊंगा। असल में प्रॉफिट जो है ना दिमाग के अंदर मेरा अगर है ना कि मैंने 100 वाली चीज़ 150 की बेचनी है, तो 50 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट का जो टारगेट है ना, तो परसेंटेज में मैं वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल भी लिख सकता हूँ, उसी को ही एज अ परसेंटेज ऑफ, ये मैं बाद में बताता हूँ। बताने लगा था, फिर मैंने कहा छोड़ो पहले ये सीख तो लें। ठीक है, तो मार्कअप मीन्स प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट के साथ। और मार्जिन मीन्स प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? सेल के साथ। कोई मसला इसमें? ये किया हुआ है कहाँ वैसे आपने इंट्रो में, बट मैं फिर भी तसल्ली के लिए अपनी करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर मार्कअप और मार्जिन हो, जैसे कि आपके सामने सवाल आया नंबर 3, वो कहता है कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करो? अगर मार्जिन 20% है, अगर मार्जिन 20%, ठीक है, या दूसरा केस क्या है, अगर मार्कअप 25% है। डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी आपने सवाल करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का के 2 स्टेप्स होंगे। आज तो बड़ी अंग्रेजी लिख के हम, जाहिर सी बात है, लंबी तफसील से बात करेंगे, लेकिन पर्चे में तो डायरेक्ट ही किया करेंगे ना, फिर तब तक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी कभी मार्कअप मार्जिन इन्वॉल्व हो जाए, अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपको सवाल के अंदर वो दे रहा है सेल्स की फिगर और कह रहा है निकाल के दो मुझे प्रॉफिट, और उसके अलावा सिर्फ पहले मार्कअप कर लेते हैं। सिर्फ क्या कह रहा है कि मार्कअप है 25%। अब सिर्फ एक सेल्स गिवन है और कह रहा है कि प्रॉफिट निकाल के दो, और प्रॉफिट को कह रहा है 25% ऑफ व्हाट? कॉस्ट। ऑफ व्हाट? कॉस्ट। तो स्टेप 1 में आपने अपनी एक बड़ी मशहूर सी एक इक्वेशन है, हर बच्चे को पता है, बचपन में ही आपको पता होता है, बगैर इंट्रो में आने से पहले भी आपको पता था इसका। ठीक है, आम ऐसे बात जाते बंदे को भी एक बात का पता होता है कि अगर आपने 100 रुपए की एक चीज खरीदी है, तो आप उसमें अगर
प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से 20 रुपए, तो आपकी सेल प्राइस क्या होगी? मतलब ये उर्फ आम में ये पता ही होता है लोगों को, ठीक है, कि ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये इक्वेशन जो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल जो है, ये कोई ऐसी मुश्किल इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन बनानी, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को बनाते हुए आपने बस ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज जिसके साथ लिंक्ड है, आपने इस इक्वेशन में उसको 100 लेना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आज तो सारा कुछ ही लिख रहे हैं ना। तो स्टेप 1 क्या हुआ करेगा? स्टेप 1 क्या होगा? प्रिपेयर इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन? मशहूर ज़माना, आपकी मशहूर ज़माना इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेप 1 है जी हमारा, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें और सेल पे पहुंच जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो अब क्या एहतियात करनी है जी? सवाल आपके सामने है, वो क्या कह रहा है जी? 25% ऑफ मार्कअप है, 25% मार्कअप है, यानी कि प्रॉफिट लिंक्ड है कॉस्ट के साथ। अब मैंने ये इक्वेशन पूरी करनी है, तो मैंने इस इक्वेशन को बनाते हुए एहतियात क्या करनी है? जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लें, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ी है, लिंक्ड है, उसे 100 अज्यूम कर लें। छोटी छोटी चीज़ें बेटा अभी सीख लेंगे तो ही आसानी है ना। बड़े सवालों के अंदर कभी भी मेरा दिल ये नहीं होता कि कोई छोटी कैलकुलेशन बच्चे को उलझाए, इसलिए थोड़ा सा हम ये बेसिक्स को करके चल रहे होते हैं कि बड़े सवाल, बड़े टॉपिक सीखना चाहिए ना। मैथ तो ना सीख रहे हो, ये छोटी मोटी जो चाहिए हमें, परसेंटेज ही निकालनी नहीं आ रही, मार्कअप मार्जिन आ गया जी, वो उधर उधर फंसे हुए हैं, सवाल भूल गया वो क्या था, इधर लगे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इक्वेशन बनाते हुए आपने ये ख्याल रख लेना है, ठीक है जी। ओके, चले अब बताएं जी, सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जीपी मार्कअप है 25%, तो किसके साथ प्रॉफिट लिंक हो गया? तो फिर कॉस्ट को क्या ले लेंगे? 100। कॉस्ट को ले लिया हमने 100, ठीक है जी। ये मैं ब्लू से करता हूं, ये मैं बार बार चेंज कर लूंगा। पहला दिन है इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं, पर्चे में ये नहीं लिखेंगे सी प्लस पी इक्वल टू एस, लिखना भी हुआ तो सी प्लस पी इक्वल टू एस लिख लेंगे, ठीक है। तो 100, कॉस्ट आ गई 100, प्रॉफिट 25। अब बैलेंसिंग क्या निकाला आपने? बैलेंसिंग क्या निकाला? सेल की फिगर को निकाला, बैलेंसिंग सेल निकाली आपने, तो ये जनाब बन गया आपका 125। डन जी। अब ये इक्वेशन आपने यूज करनी है और यूज करके आपने मिसिंग फिगर निकाल लेनी है, और फॉर्मूला यूज करेंगे आप। मैंने यहां कहीं लिखा था, कहां लिखा था? ले फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बाद स्टेप 2 में आप रिक्वायर्ड अमाउंट निकालेंगे यूजिंग आपका फेवरेट फॉर्मूला। तो स्टेप 2, कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट, यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है जी। यूजिंग फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है जी? आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो निकालने के लिए आपने क्या करना है? जो गिवन अमाउंट है उसको पकड़ लेना है, ठीक है जी। और इसको डिवाइड कर देना है आपने गिवन अमाउंट की परसेंटेज से, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज, ठीक है जी। तो ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टेप वन
प्रिपेयर ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। स्टेप 2, रिक्वायर्ड अमाउंट निकालो यूजिंग ये वाला फॉर्मूला। बोला अजीब ही लैंड लग, अजीब ही डिब्बा बन गया, ठीक है जी। तो ये आपके जनाब 2 अदद स्टेप्स। अब आप सवाल की तरफ जाएं और जाकर देखें, ये ट्राई किया था किसी बच्चे ने, इसको घर पे कहा था ना कर लेना। अच्छा, अब सवाल में जाएं और जाकर देखें हमें चाहिए क्या। कैलकुलेट, कैलकुलेट किसे लिखा है, कैलकुलेट जीपी। तो रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट। रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट। जीपी लिख लो, प्रॉफिट लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। फिलहाल सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ही होता है। उसके बाद गिवन हमें क्या है सवाल में, सेल गिवन है, तो सेल गिवन अमाउंट है। ये दो चीजें, चाहिए क्या, प्रॉफिट, गिवन क्या है, सेल, ये हमें मिला करेगा क्वेश्चन से। और उसके बाद हमारी इक्वेशन है और हम हैं, फिगर निकाल लेंगे। तो गिवन क्या है जी, सेल कितने रुपए की, देख लो 30,000 है, 3,000 है, 30,000, 30,000। अब ये आपने सवाल से डेटा उठा लिया, चाहिए क्या, प्रॉफिट, गिवन क्या है, सेल। अब आओ इधर अपनी इक्वेशन की तरफ। गिवन सेल है, इसकी परसेंटेज इस इक्वेशन में देखो तो 125 है, तो डिवाइड कर दो इसको 125 से। और हमें चाहिए क्या, चाहिए क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंटेज भी इसी इक्वेशन में देखो तो क्या है, असल में ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, मैंने लिखा नहीं, बस परसेंटेज है, ठीक है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लो, ओके। अच्छा जी, इनटू 25, तो आंसर इज 6,000, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, पहले ना सिर्फ इसी को ही, बल्कि ऐसे कैसे, ये मैंने कर दिया, अब बोलो नहीं, अगला घर पे करिएगा, फिर कल मुझसे पूछ लीजिएगा कोई मसला हो तो। बल्कि एक आप करें जल्दी से, ये मार्जिन वाला है, सॉरी 1 मिनट, ये करें 5 करें जी, जल्दी से करवा ही देता हूँ, 5 करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। ये लें, ये लें, ये लें दोनों स्टेप्स। डन, कितने बच्चे, हु डन, बाकी वाई नॉट डन। ओ सुस्तियां दे मारे हुए, छेती करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट क्वेश्चन 5 है, मार्कअप इज, जीपी मार्कअप इज 35% और सेल इज 2, ये तो सेम हो गया यार, चलो कैलकुलेट जीपी, चलो 35। अभी देखो स्टेप 1 क्या करना है, C + P = S। ये देखो बैलेंसिंग क्या निकलेगा, जो गिवन जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है वो 100 लेके दूसरा बैलेंसिंग निकालना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब प्रॉफिट 35% ऑफ मार्कअप है ना, मतलब किसके साथ लिंक्ड है, तो 100 किसको ले लोगे, तो आपकी इक्वेशन बनी 100, प्रॉफिट कितना है जी 35, तो बैलेंसिंग सेल कितनी होनी चाहिए, ये परसेंटेजेस में निकाल लिया। रिक्वायर्ड क्या है, जीपी, और गिवन क्या है, तो बिल्कुल सेम हो गया यार, चलो खैर, कितनी सेल गिवन है जी 270,000, 270,000, और इसकी परसेंट, अब ये सेल, रिक्वायर्ड क्या है, प्रॉफिट, सवाल से देखा जीपी प्रॉफिट, गिवन क्या है, सेल, ठीक है। ये सवाल से देख के अब आ गए हम अपने इक्वेशन की तरफ। सेल गिवन है, इसकी परसेंटेज इस इक्वेशन में देखो तो 135 है, डिवाइड कर दो। रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, इसकी परसेंटेज इस इक्वेशन में देखो तो 35, आंसर क्या आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यही
मार्जिन की बात कर दे तो जीपी मार्जिन इज 20%, तो मार्जिन मींस प्रॉफिट किसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। अब क्या चेंज आएगा सवाल के अंदर ये देख लें, सवाल तो अलग होगा ना, या मार्जिन होगा या मार्को बॉल सवाल में आपको, ठीक है। अब इधर देखो भाई, मैंने बैलेंसिंग भी उड़ा दिया, इसकी क्या वजह होगी देखते हैं अभी, ठीक है। और ये तो हम देखेंगे गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है जी, ओके। लो जी, अच्छा जी, अब ये ना इंडिपेंडेंट केसेस, इंडिपेंडेंट सिनेरियो बनाओ ना ऐसे जी। हमें गिवन है सेल्स और हमने निकालना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट गिवन है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, मार्जिन मींस ऑन सेल। अब दो चीजें मिल गई हमें, बल्कि सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते हुए क्या कहा है आपको, किसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड है, तो इक्वेशन बनाते हुए जिसके साथ प्रॉफिट लिंक्ड हो उसको, आ जाओ, इस बार सेल को 100 लोगे। और अगली बात, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, 20%, तो यहां पे आकर लिखोगे प्रॉफिट 20%। अब ये इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। अब इस केस में बैलेंसिंग क्या निकलेगा, ठीक है, समझ आई, ओके। अगर कॉस्ट 100 ली थी तो प्रॉफिट उसमें ऐड करके बैलेंसिंग इस इक्वेशन में सेल निकली थी। अगर सेल 100 ली है, और ये कब लेना है, जब प्रॉफिट सेल के साथ लिंक्ड है, तो 100 सेल है और प्रॉफिट 20 है, तो फिर कॉस्ट कितनी होती है, ये इक्वेशन हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर ली, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सवाल में आकर हमने देखा हमें रिक्वायर्ड है प्रॉफिट यानी जीपी, गिवन है हमें सेल्स, तो सेल्स 30,000 उठा लो। ये करने के बाद आपने अब अपनी इक्वेशन की तरफ देखना है, व्हाट इज गिवन सेल। अपनी इक्वेशन में जाकर देखो सेल की क्या है परसेंटेज, तो डिवाइड करो इसको 100 से। रिक्वायर्ड क्या है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज देखो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो 20 से, आंसर इज, ठीक है जी, तरीका बदल गया। अब यहीं पर ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कॉस्ट भी निकलवा सकता था, सेल दी, परसेंटेज दी, कॉस्ट निकलवा ले। उसमें क्या करते हैं हम, भाई सेल गिवन है तो डिवाइड कर देते सेल की परसेंटेज से, मल्टीप्लाई कर देते कॉस्ट की परसेंटेज। अच्छा, सवाल में कॉस्ट गिवन हो, सेल निकलवा सकता है, फॉर्मूला यही यूज होता रहेगा, कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट की परसेंटेज इक्वेशन से उठा के डिवाइड करोगे, सेल से सेल निकालनी है तो सेल की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट की परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी गिवन हो, इक्वेशन और फॉर्मूला यही चलेंगे। सवाल 1000 तरह के बना लो, यही रहेंगे हमारी इक्वेशन भी और फॉर्मूला भी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, तो ये अब अंग्रेजी नहीं लिखा करेंगे हम, आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता पक्के हो जाएंगे। ये बस पेपर के अंदर C+P=S लिख लिया करेंगे, और अंग्रेजी में लिखने के बजाय फॉर्मूला सिर्फ ज़बानी दोहराया करेंगे, तो करते करते इंशाल्लाह ये इतना पक्का हो जाएगा कि C+P=S भी जब आप 70-80 लेक्चर्स पे पहुंचे होंगे ना, तो आप दिमाग में कर लिया करेंगे। बहरहाल मैं तो हर बार ही लिख दिया करूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मार्जिन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो करें नंबर 4 जल्दी से। मुख्तलिफ जवाब मौसूल हो रहे हैं लाहौर और उसके गिरदो नवा से। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एग्ज़ाम वर्जन इस तरह से किया करेंगे, ज़रा अभी भी बिल्कुल वो वाला वर्जन ना हो, लेकिन कम से कम शॉर्ट तो करें ना। आप, मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ जी, ये नंबर 4। अब जीपी 50,000 है और मार्जिन है 20%, मार्जिन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल गिवन है, तो स्टेप 1 C+P=S। अब डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो 100 किसको लेंगे, प्रॉफिट कितना, 20, तो बैलेंसिंग कॉस्ट निकल आई, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, स्टेप 1। और स्टेप 2 में हम रिक्वायर्ड अमाउंट निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, गिवन क्या है सवाल में, और जो मर्जी गिवन होता रहे, फॉर्मूला ही ऐसा बना लिया हमने कि बस जहां दुनिया के केसेस बना लो,
इसी में फिट हो जाएंगे। तो चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल, गिवन है हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना 50,000 गिवन है, इसको लिखा। तो ये दो चीज़ें हमें सवाल से मिल गई। आप सुकून से अपनी इक्वेशन में आओ। गिवन है प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज इक्वेशन में, तो डिवाइड कर दो इसको। रिक्वायर्ड है हमें कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एक ही बात है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर इज, कितने बच्चों का यही आया था हाइब्रिड वाले, दस्या करो। और कितनों का गलत हुआ था? गलत वाले भी हाथ खड़ा किया करें, हम सीखते हैं इससे। क्या गलती की थी? बस ध्यान से सवाल नहीं पढ़ता। ये क्या होता है? ये नहीं, बताओ क्या गलती की? ये हैं क्यों सेल निकाली? क्यों 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 क्यों? ये क्यों है? अच्छा ले जी 200,000। अच्छा जी, चलो फिर अब ये वाला गलत ना करना, नंबर 6 कर दो। अब आज ऐसे बोरियत चल रही है ना, क्या करें अब? ये मैंने करने तो है ना, थोड़ा टाइम है, गुजारा करो। FOH का नाम ज़रूर लिख के भेजूंगा आज बरकत के लिए। पता नहीं यार, मैं किहड़ा को हाफिज़ हां सवालों का, जवाबों का। जी कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ही होती है, और क्या रेवेन्यू होता है? तो जो गिवन है बस वही है, बाकी फिर सवालों में देखेंगे कौन सी वाली मांग रहा है और क्या करना है। अब तो परसेंटेज लगा के सीख ही रहे हैं ना बेटा, जो है सो है, बस वही कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑफ सेल को ही ले रहे हैं, तभी तो जीपी निकाल लेते हैं। अगर कॉस्ट सारी होती तो फिर पता नहीं कौन सी निकल रही होती, तो फिर जीपी निकलता या नेट प्रॉफिट निकलता, फिर वो देखना पड़ता। इसलिए मैं लॉस प्रॉफिट यूज़ कर रहा था, जीपी इसीलिए लिखा हुआ है। बातें कर ली अगर आपने, तो सवाल करूँ मैं आखिर वाले भाई? कैसे कर लो? अच्छा जी, स्टेप 1, C + P = S। जी अब प्रॉफिट लिंक्ड है, परसेंटेज लिंक्ड है मार्जिन सेल के साथ, 100 आ गया। 40% प्रॉफिट है, तो ये आ गया जनाब 60। नंबर 2, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नाउ? जीपी रिक्वायर्ड है, गिवन है कॉस्ट, तो 240,000 कॉस्ट गिवन है। और अब डिवाइड करेंगे इसको 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 से, और आंसर आ जाएगा 1 लाख। मेरे ख्याल में अब इसकी तसल्ली होगी आप मार्कअप मार्जिन की। ऐसे ही है, कुछ भी निकालना पड़ सकता है। जैसे ही तसल्ली हुई सवाल भी मुक गए, बस यही चलेगा। जब हमारी तसल्ली हुआ करेगी, जब कोई टॉपिक ऐसे लगेगा यार बस हूँ तैयार है, मज़ा आने लग गया, सो ख़त्म हो जाएगा। एडा है मैंगो जूस, हर टॉपिक मैंगो जूस होगा, जब मज़ा आना शुरू होगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है कि हूँ तैयार हो गया, हूँ छोड़ो तो अगे चलो, और भी गम है ज़माने में। जी हाँ, और भी टॉपिक्स हैं CMA में। नंबर 7, विन डूइंग। करे खुद कर लें कुछ, खुद कर लें कुछ, और पर्चा आप लोगों ने देना है। ऐसे कैसे होगा? मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि जो आपको नोट्स में होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, उसके सोल्यूशन नोट्स में अटैच कर रहा हूँ। लेकिन मैं कस्में उठवाऊंगा आपसे कि एक बार सवाल करने से पहले, और मेरा तजर्बा है 50% बच्चे तकरीबन जो है वो बगैर देखे ही पूरा करते हैं, जिनमें से 30% बच्चों का सही भी होता है और 20 की माइनर गलतियाँ होती हैं। तो चलो घर से चेक करके आएंगे, ज़रा और बेहतर होगा। और जो बाकी के 50% हैं उनमें से 20-30% करते ही नहीं हैं। जो बाकी करते हैं वो जो मर्जी कर लें, उन्हें देख के ही करना है, तो उनको समझ आएगी एक अटैम्प्ट के बाद। क्योंकि अगर वो ना दे सोल्यूशन तो वो अगले दिन भी करके नहीं आए होते। ठीक है, तो ठीक है, अब ये तो अब फिर पास होने वाले जो जैसे कहूँगा वैसे कर लेंगे, जिन्होंने अगली बार पास होना है वो इस बार अपनी मर्जी कर लेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा सहूलत आप लोगों की इसमें नज़र आई थी,
असल में वो व्हाट्सएप के ऊपर ना ग्रुप के अंदर सुबह नॉर्मली जो है वो सोल्यूशन आता है, इधर आपकी क्लास होती है, उधर आपको सोल्यूशन आया होता है, वो तेज़ी में देख रहे होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाए। बस यहाँ पर भी आप लोगों के अपने, अब देखो ना रोज़ा क्यों इतना ज़्यादा अजर है, अल्लाह कहते हैं कि रोज़े का अजर तो मैं ही दूंगा। उसकी वजह यह है कि हर इबादत जो है वो देखने वाले देख रहे होते हैं। नमाज पढ़ी तो लोगों ने देख लिया, हज किया तो लोगों ने देख लिया, अभी रोज़ा रखा तो किसी को क्या पता, अल्लाह को ही पता है। इसलिए अल्लाह कहते हैं ये मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं ही दूंगा, ये अल्लाह को ही पता है। ठीक है, और कोई मतलब छुप के कोई खा ले पी ले, ठीक है, लेकिन देख तो अल्लाह रहा है ना, तो वो अल्लाह को, तो इसीलिए अल्लाह पाक इस पे अजर भी ऐसे ही रखते हैं। ऐसी तरह मिसाल रमज़ान में आ गई। तो मकसद कहने का ये है कि सोल्यूशन अगर पड़ा होगा तो पास होने वाले तो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है, और जिन्होंने पास नहीं होना बेटा वो बेशक सामने रख के सोल्यूशन करें, पता नहीं किस लिए कर रहे होंगे फिर, ठीक है ना। तो बगैर देखे जो करेंगे, बात मान के चलेंगे, उनको फिर पासिंग का तोहफा भी मिलेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7, एन एसेट इज परचेज फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 257,400 जिसमें 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स पड़ा है। पड़ा रहने दें, आपको पता है कि एक के एसेट की कॉस्ट के अंदर आपने सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस डालने होते हैं। ये इंट्रो में आप पढ़ के आए हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर कराऊंगा, वैसे तो वो चैप्टर 1 है लेकिन पता नहीं कब कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका इंट्रो वाला है, वही IS 2 है बेसिकली। बस उसमें ज़रा ट्रेडिंग बिजनेस ज़्यादा फोकस होता था, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो कर रहे होंगे काम, ठीक है। आसान टॉपिक है, लेकिन जब करवाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा, दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा कि इन्वेंट्री जब हम परचेजते हैं, नींद वाले भाई, इन्वेंट्री जब हम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज करनी होती है उसमें उसकी परचेज प्राइस होती है, उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है, डिस्काउंट्स रिबेट्स लेस होते हैं, कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में आ गया बस, ठीक है। तो ये सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, तो ये पढ़ाऊंगा। तो बहरहाल आपको पता भी है कि रिफंडेबल टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आपने ऐड करने होते हैं। अब वो कह रहा है कि एसेट को हमने टोटल 257,400 का खरीदा है, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लिया है उस बंदे ने जिससे हम खरीद कर लाए। उसने इनवॉइस हमें जो बनाकर दी उस पर क्या लिखा हुआ है, 257,400, ठीक है। लेकिन वो जो सेल्स टैक्स उसने लगाया है ना हमें 17%, ये उस वक्त 17% था ना, जो 17% लगा, सवाल जब 17% सेल्स टैक्स ने लगाया है ना, ये रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल नहीं है। तो क्या हम इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएं? अब उसने एंट्री नहीं मांगी, कहोगे तो मैं कर दूंगा R1 वाली इंट्रो वाली एंट्री, लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग एंट्री को छोड़ो, उसने तो सिर्फ ये कहा है कॉस्ट निकालो। असल में ना मुझे यहाँ पर फिक्स एसेट के खरीदने की एंट्री से ज़्यादा सरोकार नहीं है, फिक्स एसेट की कॉस्ट से सरोकार है, क्योंकि उस कॉस्ट को यूज़ करके मैंने डेप्रिसिएशन निकालनी, और डेप्रिसिएशन मेरी कॉस्ट है, पता नहीं कौन सी वाली, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन, पता नहीं फिर उसमें कौन सी वाली, मटेरियल, लेबर या ओवरहेड, ये डिसाइड करना होता है, ये चीज़ें लेनी होती हैं कॉस्ट निकालते हुए। तो मुझे कॉस्ट से सरोकार है, तो क्या ये कॉस्ट सही है, इसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? भाई ये तो एसेट की कॉस्ट ही गलत है, इसको सही करना है। अब बात वहीं पे आ गई, हमने इसको परचेजा है 257 का, जिसमें शामिल है 117। इसका मतलब कि जो इनवॉइस बनी है वो ग्रॉस पे बनी है, ऐसे ही है ना। इनवॉइस किस पे बनाई है उन्होंने, ग्रॉस पे, और फिर उसके ऊपर इनवॉइस तो खैर हमारी परचेज प्राइस होती है, जो लिस्ट प्राइस होती है, चीज़ की प्राइस क्या थी, तो परचेज प्राइस थी, जिसको मैं कॉस्ट लिख सकता हूँ, कॉस्ट, परचेज प्राइस को ही कहते हैं ना, परचेज प्राइस प्लस माइनस सब कुछ करके कॉस्ट ही होती है ना वो, ठीक है। अगर 100 रुपया कॉस्ट बनी थी हमारी, तो ये बिल होता है ना, बिल, ऐसे बिल में सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है, ऐसे बिल के ऊपर ये जी टोटल ये कॉस्ट आपकी पड़ रही है, और नीचे यूँ लिखा होता है सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%, ये ऐड हो गया, ये जनाब पे कर दें, हम ये करके आते हैं, बात समझे हैं। तो ये मैं आपको ज़रा इक्वेशन बना के दे रहा हूँ कि कॉस्ट में उन्होंने सेल्स टैक्स ऐड किया है, सेल्स टैक्स ऐड किया है, क्योंकि वो आपकी इनवॉइस वैल्यू में इंक्लूसिव है, कितने परसेंट, ये परसेंटेज में चल रहा है काम इसमें, बिल्कुल ऐसे जैसे कल वाला एक सवाल नहीं कराया था, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। ज़बानी भी आप कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा आसानी होती है इस तरह से अगर आप सवाल को कर लें तो। ठीक है जी,
हाँ, ये तो मिटा दो, ये कल वाला सवाल है। चलो, ये तो हो गया था ना, किसी ने पूछा था शायद, छेड़ा था मुझे, है ना, तो फिर करना पड़ेगा था आप लोगों को सवाल वो। अच्छा जी, ये जनाब हमेशा कर लेना है आपने ये काम, कभी डिस्काउंट्स आ जाएं, कभी ये आप ये सोच के कर लिया करें। कॉस्ट थी 100, सेल्स टैक्स ऐड हुआ तो इनवॉइस वैल्यू या टोटल परचेज प्राइस, मैं इनवॉइस कह देता हूँ, इनवॉइस वैल्यू या टोटल। अच्छा, अगर यही सेल्स टैक्स होता नॉन रिफंडेबल तो हम कहते पड़ा है तो पड़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, हम उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं, और जो रिफंडेबल होता है उसको कॉस्ट में ऐड। पर यहां मसला क्या है, रिफंडेबल वाला एडिड है ऑलरेडी, अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो उसको बाहर खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनाब इनवॉइस जो है ये 117 रुपए की उन्होंने हमें दी, यानी कि 100 रुपए की चीजें खरीदी थी, उन्होंने 17% उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया और हमसे 117 ले लिया। ठीक है, ये सेलर ने लिया है। ठीक है, अब हमें कॉस्ट कितने में पड़ी, हमें कितने में कॉस्ट कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने तो उसने सिर्फ ये फिगर दी हुई है 257,400। तो बस मुझे गिवन क्या है, इनवॉइस वैल्यू, और मुझे फिर क्या है पता, परसेंटेजेस। अब वो हमसे मांग क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालो, हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं, ये तो फॉर्मूला अब हमें याद हो गया। ठीक है, कॉस्ट कितनी है जी वो पता नहीं है, गिवन क्या है, इनवॉइस वैल्यू, तो 257,400 को डिवाइड करेंगे 100, क्योंकि इसमें 17 शामिल है ना, तो ये 117 पड़ा है और मुझे ये चाहिए। अच्छा, कोई बंदा 17 भी निकाल सकता है, अब पता है आपको जी, आंसर बताओ। 2 लाख, ये आपकी वो कॉस्ट है जिसकी आप एंट्री करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। असल में चूंकि ये रिफंडेबल टैक्स है, तो जब आप इसको, ये वैसे रेलेवेंट नहीं है लेकिन ऐसे दिल कर रहा है, इंट्रो आपने पढ़ी हुई है इसलिए एंट्री करने का, कि आप पीपीई में जब डेबिट करेंगे वो 220 होगा। ठीक है, समझ आई, लेकिन आपने कैश तो पे किया है 257,400 का, ऐसे ही है ना, तो कैश 257,400 पे, 257 लिख दूं, चलो 257.4 लिख देता हूँ, 257,400। अब कैश आपने ज्यादा पे कर दिया है, बाकी क्या है फिर, वो रिसीवेबल कहां से है, हुकूमत पाकिस्तान से। ठीक है, तो आपने रिसीव हो जाए, रिफंड ना भी हो एडजस्ट तो हो ही जाता है ना। ठीक है, तो 220, तो ये क्या आ गया जी, बाकी कितने 30, ये आपका 17% अगर निकालते तो ये फिगर निकलती। ये क्या होता है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल या रिफंडेबल, तो ये जर्नल एंट्री आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है। यानी आपने एसेट रिकॉर्ड किस पे करना होता है, रिकॉर्ड किस पे करना होता है जी, कॉस्ट पे, और यही कॉस्ट 220 जो है ये डेप्रीशिएट होगी, 37 रुपए तो आपको वापस मिल जाने हैं, वो क्यों एसेट बना के डेप्रीशिएट करें। असल इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन रिफंडेबल को ऐड करें, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आना, उसकी रिकवरी ऐसे ही होनी है इस एसेट को यूज करके, रिफंडेबल तो वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं थी एंट्री, ये तो मैंने एवं ही कर दी थी, हमसे तो रिक्वायर सिर्फ ये किया गया था। बच गए, डिग गया, अच्छा, कोई नीचे घुस गया बेंच, अच्छा, नेक्स्ट, चलो यार 8th करो, बस करो यार, जल्दी करो, पार्ट 2 के उन्होंने आवाज लगा दी और आपसे ये सवाल नहीं हुआ यार, कौन लोग हो यार तुसी, आप पार्ट 2 शुरू करें, आप 8 करें, जल्दी करें, मैं आ रहा हूँ हाइब्रिड में चेक करने।